हाँ जी, क्या हाल है? होप ऑल ऑफ यू वेल. सो गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. दैट इज़ अनदर सब टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन. तो भाई देखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में हमें करना क्या होता है? हमें बेसिकली चेक करना होता है. कभी कभी दो टाइप के सवालात इस सब हमें आ सकते हैं कि कभी कभी हमें क्या चेक करना होता है. हमें बेसिकली कभी कभी ये चेक करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. तो ये कभी कभी डिटरमाइन करना होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग है, या फिर एक तीसरी चीज़ भी होती है कि नाइदर है, मतलब ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है. फिर यार एक टाइप 2 का क्वेश्चन भी आ सकता है. लेट्स कॉल दिस टाइप 1 बेटा. तो भाई एक टाइप 2 का भी क्वेश्चन आ सकता है, और उस टाइप 2 के क्वेश्चन में ना आपको याद रखना है बेटा कि वो जो फंक्शन होगा ना आपका, उसके लिए आपको बेसिकली वेरिएबल्स ढूंढने होते हैं. वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड करनी होती हैं फॉर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नाइदर. मतलब कि हमें उसके वैल्यूज ऑफ एक्स ढूंढनी होती हैं जब वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो या फिर कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं हो. ठीक है जी. तो दो तरह के सवालात जो हैं बेसिकली इस टॉपिक में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. देखिए जी, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ रिकैप कर लेता हूँ. सही है. तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ रिकैप करना चाहता हूँ वो ये है बेटा कि हम सब ने पढ़ा है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होती है तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो, उसके बारे में हमने क्या सीखा बचपन से. तो यार देखो, हमने ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में दो तरह की बातें सीखी. पहली बात क्या सीखी? पहली बात तो हमने ये सीखी कि इसका जो भी ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन होता है. कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइन मतलब पूरी लाइन पे सेम ग्रेडियंट होता है. फिर सेकंड बात बेटा हमने क्या सीखी कि जब कांस्टेंट ग्रेडियंट थ्रू आउट द लाइन होता है तो ग्रेडियंट की तीन टाइप्स हो सकती हैं. एक तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और फिर कभी कभी ज़ीरो हो सकता है. तो बेटा जब कभी भी मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो कोई चीज़ पॉजिटिव होती थी तो बेसिकली मैं क्या बोलता था? मैं बड़े फ़ख्र से बोलता था कि भाई ये एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है. और कभी कभी दूसरे अल्फाजों में मैं इसको ये भी बोलता था कि यार ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. ऐसे ही है बेटा. तो बेटा वो फंक्शंस नज़र किस तरह से आते थे, वो लाइंस नज़र किस तरह से आती थी? वो लाइंस नज़र इस तरह से आती थी कि अगर आपके पास ये एक्सिस ड्रॉ हुए हैं तो बेटा जो भी जिन लाइंस का ग्रेडियंट पॉजिटिव होता था तो वो लाइंस सारी इस तरह की कोई चीज़ होती थी कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस होती थी. ठीक है जी. अच्छा, फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? दूसरी बात हमने पढ़ी कि बेटा अगर मेरे पास ग्रेडियंट किसी लाइन का नेगेटिव है तो नेगेटिव लाइन का जो भी ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है. ठीक है जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है. और उसके अलावा मैंने क्या पढ़ा बेटा कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. सही है जी, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो बेटा इसको ग्राफिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो ग्राफिकली देखने के लिए ये लाइन मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई होती है कि ये इसके एक्सिस होते हैं और बेसिकली ये एक, दो और ये तीन, इस तरह से बेसिकली एक एग्जांपल बना दी कि इन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस इस तरह की होती है क्योंकि उनका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. ठीक है जी. और अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह होती है जिनका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है. फिर बेटा एक और बात भी पढ़ी हमने. क्या बात पढ़ी? मैंने आपको बताया कि बेटा अगर आपके पास कि अगर ग्रेडियंट बेटा किसी भी चीज़ का ज़ीरो है, मतलब कि वो ना तो डिक्रीज, अगर वो ज़ीरो है, ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना वो नेगेटिव वैल्यू है, तो बेटा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. कैसी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है भाई? कि नाइदर है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है जी. और वो लाइन बेटा नज़र किस तरह से आती है कि अगर देखो आपके पास एक्सेस इस तरह की कोई चीज़ ड्रॉ हुई हुई है तो वो लाइन बेसिकली आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही होगी. ठीक है जी. इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है. तो भाई ये बेसिकली मैंने तीन तरह के डिफरेंट ग्रेडियंट्स के बारे में बातें बचपन से सीखी नहीं. ठीक है. अच्छा जी, अब देखो यार थोड़ी सी ना एक चीज़ का और यहाँ पे रिकैप देना पसंद करूँगा ताकि यार आप लोग को सबको याद आ जाए कि बेसिकली हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स जस्ट डिवाइड इट इनटू टू. तो अब हम जो रिकैप के बारे में बात करते हैं वो हम दूसरा एक रिकैप और भी एक चीज़ का देना है. वो किस चीज़ का रिकैप देना है? लीनियर इनइक्वालिटी का. बेटा जी देखो, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके थे ये मैं आपको यहाँ पे समझा के फिर आगे चलता हूँ. ठीक है. तो बेटा जी देखें, अगर एक आपके पास एक एग्जांपल थी, पहला रूल जो मैंने सीखा, पहला रूल क्या सीखा था लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कि अगर मेरे पास -x ग्रेटर देन
2 लिखा हुआ है। तो इसका बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए इसका आंसर ये नहीं होगा, आपको अपने इस माइनस के साइन को इधर लाके इससे -1 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा ये हो जाएगा x लेसर देन -2, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने सीखा क्या था बेटा, यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी, वेन एवर a negative sign is cross multiplied or divided in an sign of inequality changes। तो बेटा स्विच हो जाती है, मतलब चेंज क्या होगी, स्विचेस। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे देखो -1 क्रॉस डिवाइड हुआ, तो इसलिए ये 2/-1 बना होगा एंड देन -2 बन गया होगा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन लेस देन का बन गया ग्रेटर देन से। लेट सपोज बेटा ये एक केस था। अब लेट सपोज इसका दूसरा एक और केस करते हैं कि -x/2 है और यहाँ पे लेसर देन 2 लिखा हुआ है। तो बेटा अगर ये इनइक्वाल, चलो एक काम करो कि लेट्स कॉल दिस वे कि ये माइनस नीचे बना हुआ है, ठीक है, ऊपर ही बना होता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ गोइंग टू बी ये -2 इधर जाके बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही माइनस का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस डिवाइड होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है और ये इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास बन जाएगी। ठीक है जी, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का केस था बेटा। एक और तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं कि बेटा लेट सपोज -x ग्रेटर देन -2 बना हुआ है। तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन इधर जाके -1 डिवाइड होगा, सो इट विल बिकम x लेसर देन -2/-1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो इट इज गोइंग टू बी x लेसर देन 1 एंड दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर इनइक्वालिटी जो मैंने सीखा बेटा। इसके बाद ना मेरे पास क्या आता है, मेरे पास इसके बाद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का भी मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का आंसर कैसे देते हैं। देखिए जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए सबसे पहली बात तो हमने ये सीख ली थी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेटा हमेशा एक मिनिमम फंक्शन के लिए हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर मिनिमम फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम को भी मिनिमम बनाने का मैंने आपको तरीका क्वाड्रेटिक्स में समझा दिया था। तो बेटा देखो, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी हुई होगी कि ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपने जल्दी से सबसे पहले बेटा एक क्वाड्रेटिक कर्व जो भी है या क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी है उसको आपने स्केच कर लेना है। स्केच बेटा ऐसा बनाना कि बेसिकली आपके पास जो है इंटरसेप्ट्स जो है ना वो बेसिकली क्लियर हो जाए। अच्छा, जब आपके पास इंटरसेप्ट्स बेटा क्लियर हो जाएंगे तो आपका जो है ना आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो तो हो चुका होगा। अच्छा जी, अब आपके पास इंटरसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो ये आपका पहला इंटरसेप्ट होगा, ये आपका दूसरा इंटरसेप्ट होगा, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। अब देखो बेटा, मेरे पास अगर बेटा ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो मतलब बेसिकली मुझे x के वो वाले आंसर देने जहाँ पे कर्व ग्रेटर देन है। तो बेटा देखो याद रखना, इंटरसेप्ट पे ना बेसिकली इंटरसेप्ट पे मेरे जो भी कर्व्स होते हैं वो बेसिकली जो भी y की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इंटरसेप्ट के ऊपर ग्रेटर होता है और इंटरसेप्ट के नीचे 0 लेसर होता है। तो बेसिकली ये 3 बातें आपको बेटा पता होनी चाहिए। तो बेटा अगर मुझे ग्रेटर देन 0 उसने बोला है तो ग्रेटर देन 0 का जो कर्व है वो बेसिकली ये वाला और ये वाला कर्व है। तो अब बेटा मुझे इन 2 पार्ट्स ऑफ द कर्व के x कोऑर्डिनेट्स बताने। तो भाई इन 2 पार्ट्स ऑफ द कर्व के x कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे भाई, x कोऑर्डिनेट इन 2 पार्ट्स ऑफ द कर्व के ये वाले हो जाएंगे। एक तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये x कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व हो जाएंगी जब y ग्रेटर देन 0 है। तो बेटा ये वाला पार्ट भी बेसिकली x कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व हो जाएगा जब y ग्रेटर देन 0 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा इस तरह की इनइक्वालिटी के लिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व की इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक x इंटरसेप्ट से पीछे, जो छोटा वाला x इंटरसेप्ट है ना उससे हमेशा आप पीछे आते हो और बेटा बड़े वाले x इंटरसेप्ट से आप हमेशा आगे जाते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको कर्व की x एक्सेस वाली वैल्यूज, x की वैल्यूज बतानी होती है, क्योंकि y तो आपको पता है ग्रेटर देन 0 लेना है। तो y ग्रेटर देन 0 इस लाइन के x एक्सेस की लाइन के ऊपर वाला होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें इसके x के आंसर ढूंढने हैं। तो x के आंसर बेटा ये वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी x के आंसर, और यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 है तो x के आंसर बेसिकली ये वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो माई फाइनल आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी x लेसर देन अल्फा एंड x ग्रेटर देन बीटा। बेटा याद रखना, छोटी वाली वैल्यू से पीछे और बड़ी वाली वैल्यू से आगे, x लेसर स्मॉलर वैल्यू, हमेशा ये अगर रट्टा लगाना हो तो ये भी याद रखना, और x ग्रेटर बिगर वैल्यू। और बिगर, ये बिगर और स्मॉलर वैल्यू क्या है, ये बिगर और स्मॉलर इंटरसेप्ट हैं बेसिकली, स्मॉलर इंटरसेप्ट और बिगर इंटरसेप्ट। इसको इसी तरह लिख लेते हैं कि स्मॉलर x इंटरसेप्ट और बिगर x इंटरसेप्ट, तो इससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा।
फिर बेटा इसका एक सेकंड केस भी देखते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू लेसर देन ज़ीरो मांगी होती, तो बेटा लेसर देन ज़ीरो के लिए ना ये कर्व मेरे पास कोई इस तरह की चीज़ होती कि मेरे पास ये कर्व कौन सा वाला देख रहा होता, वो कर्व उसको बेसिकली कर्व के किस पार्ट से बेटा फ़र्क पड़ रहा होता, कर्व के उसको इस पार्ट से फ़र्क पड़ रहा होता जहाँ पे बेसिकली वो एक लेसर देन ज़ीरो का कर्व है। तो लेसर देन ज़ीरो बेटा ये एक्स एक्सिस से नीचे वाला जो कर्व है ना, ये लेसर देन ज़ीरो का कर्व है, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, आ जाओ देख लेते हैं भाई। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज़ हैं ना वो मेरे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 2 सेकंड यार, इसके लिए सारा सही का पेन यूज़ करते हैं। तो मेरे लिए ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं एक्स की, जिनसे मैं जाके जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वाई तो मुझे पता है लेसर देन ज़ीरो है। तो ये वाली जो लाइन है बेसिकली, ये वाली लाइन बेसिकली दिखाती है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। ये वाली लाइन बेसिकली एक्स के आंसर हैं जहाँ पे वाई लेसर देन ज़ीरो है, ठीक है जी। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाता, इसका आंसर बेसिकली मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ आ जाती कि एक्स की वैल्यू अल्फ़ा से बड़ी और बीटा से छोटी। तो बेटा हमेशा इस केस में जो है ना, ग्रेटर देन के केस में मेरे पास जो भी रेंज बन रही होगी वो एक डिसकंटिन्यूअस रेंज होगी। कैसी रेंज होगी, एक डिसकंटिन्यूअस रेंज होगी। और बेटा जब कभी भी लेसर देन का केस होगा ना, ग्रेटर देन के केस में डिसकंटिन्यूस होगी और इसके लेसर देन के केस में कंटिन्यूअस रेंज होगी। अब लेसर देन का भी एक रट्टा लगवा देता हूँ बेटा आपके साथ कि स्मॉलर वैल्यू से बड़ा होगा, स्मॉलर एक्स इंटरसेप्ट से बेटा बड़ा, और बिगर इंटरसेप्ट से छोटा होगा हमेशा। बस ये याद रख लेना यार, रट्टा लगा लेना। बड़ी कोशिश करी समझाने की, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, रट्टा लगा लेना बेटा, ठीक है जी। बिगर इंटरसेप्ट, स्मॉलर इंटरसेप्ट, और आपको इंटरसेप्ट हमेशा ही ढूंढने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बगैर नहीं हो सकेगा ये सवाल सॉल्व। तो जी लेट्स मूव ऑन। सो वी वर बेसिकली डूइंग व्हाट, वी वर बेसिकली डूइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसको सॉल्व करने के लिए ना आपके पास ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसका मैंने आपको रिकैप दे दिया, ठीक है जी। अब यार लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की कहानी है क्या। देखो बेटा मैंने आपको बताया कि जो है ना, क्या बताया था कि dy अपॉन dx जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होता है एट अ पॉइंट, ठीक है जी। एक पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होता है। और बेटा ये किसके बराबर होता है, ये बेसिकली बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ द टैंजेंट के एट अ पॉइंट, ठीक है जी। तो बेटा देखो ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट जो है ना, टैंजेंट क्या है, टैंजेंट बेसिकली एक मेरे पास अल्लाह के हुक्म से एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। बेटा स्ट्रेट लाइन का जो भी ग्रेडियंट होता है क्या वो कांस्टेंट होता है, ठीक है जी, कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट तो होता है, कांस्टेंट होने के साथ साथ वो बेटा कितनी तरह का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है, या फिर वो ज़ीरो हो सकता है, ठीक है जी। तो अब वो ये कोई भी 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो बेसिकली वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा अगर वो ग्रेडियंट नेगेटिव है तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और बेटा अगर वो एक ग्रेडियंट ज़ीरो है तो वो ना डिक्रीजिंग है ना इंक्रीजिंग है, वो नाइदर है। तो ये सारी बातें एक स्ट्रेट लाइन के लिए मैंने आपको समझा दी। तो बेटा अगर मेरे पास, आपके पास टैंजेंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो वो क्या था, वो बेसिकली एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो बेटा अगर मैं आपको बोला कि टैंजेंट का ग्रेडियंट अगर नेगेटिव है तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा अगर मैंने आपको बोला कि टैंजेंट का ग्रेडियंट ज़ीरो है तो बेसिकली वो क्या है, वो नाइदर है, ठीक है जी। तो बेसिकली मेरे पास क्या ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट और टैंजेंट के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपका ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट पॉजिटिव तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर नेगेटिव तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगर ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट बेटा आपके पास जीरो है तो वो एक नाइदर है। टैंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ग्रेडियंट्स कांस्टेंट होते हैं, तो पॉजिटिव कांस्टेंट अगर होगा तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर एक जीरो होगा तो नाइदर होगा। तो बेटा मैंने आपको ऊपर ये भी तो बताया कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट और ग्रेडियंट ऑफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट भी बराबर होते हैं। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि कर्व का ग्रेडियंट और टैंजेंट का ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इज इक्वल, राइट। तो अगर मेरे पास टैंजेंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो कर्व का ग्रेडियंट भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो अगर कर्व का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कर्व का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो बेटा वो भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर कर्व का ग्रेडियंट जीरो है तो वो एक नाइदर फंक्शन है, ना तो वो इंक्रीजिंग है ना तो वो डिक्रीजिंग है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी।
तो बेसिकली ये सारी बातें मैं कहाँ से निकल कर आई मेरे पास, ये सारी बातें बेटा यहाँ से निकल कर आई कि बेसिकली टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, और अगर स्ट्रेट लाइन के ग्रेडियंट्स 3 तरह के होते हैं तो बेटा टेंजेंट के ग्रेडियंट भी 3 तरह के होंगे। अगर टेंजेंट और ग्रेडियंट का कर्व आपस में ग्रेडियंट ऑफ कर्व और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट अगर आपस में बराबर होते हैं तो अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो कर्व का ग्रेडियंट भी पॉजिटिव ही होगा, और वो एक इंक्रीजिंग कर्व कहलाएगा या इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि टेंजेंट उस पर जो बन रहा है वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो कर्व का ग्रेडियंट भी नेगेटिव होगा, कर्व का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो मतलब वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि टेंजेंट भी उस पर जो बन रहा होगा वो भी डिक्रीजिंग होगा। अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट जीरो है तो मतलब वो नाइदर है, तो कर्व का ग्रेडियंट भी जीरो है तो वो भी नाइदर है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे पता चल गया कि भाई इंक्रीजिंग कर्व कब होता है, जब उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज गोइंग टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स बेटा पॉजिटिव कब होता है, dy बाई डी एक्स जब पॉजिटिव होता है, जब वो ग्रेटर देन जीरो होता है, तो बेटा उस पर वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है जी। और इसके बाद मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि अगर आपका बेटा dy बाई डी एक्स कोई चीज़ नेगेटिव है तो बेटा वो क्या है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी। अगर dy बाई डी एक्स आपका नेगेटिव है तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि dy बाई डी एक्स आपका अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव कब होती है कोई चीज़, जब वो लेस देन जीरो होती है, तो मतलब वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको ऊपर समझाया कि कर्व का ग्रेडियंट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, पॉजिटिव होने पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, नेगेटिव होने पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव होने पे जो उसके टेंजेंट का ग्रेडियंट है वो इंक्रीजिंग है, तो जो भी टेंजेंट का ग्रेडियंट है, टेंजेंट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है जी। तो अच्छा ये भी लिख लेते हैं कि नेचर के साथ साथ शेप लिखते हैं ना यहाँ पे। तो भाई देखो, अगर कर्व का ग्रेडियंट पॉजिटिव, टेंजेंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग, तो कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। फिर इस पे बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जब भी ज़ीरो होता है ना तो उस पर एक स्टेशनरी लिख देते हैं, क्योंकि उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कर्व स्टेशनरी होता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली सारी बातें एक कर्व के लिए की जा सकती हैं, अगर वो एक कर्व पॉजिटिव नेगेटिव उसका ग्रेडियंट पे जीरो ग्रेडियंट हो। ठीक है। और अगर बेसिकली मुझे ढूंढना है कि नाइदर है, तो नाइदर पे बेटा जो dy बाई डी एक्स होता है ना वो जीरो के बराबर होता है, तो यहाँ पे याद रखना कि कर्व मेरे पास नाइदर होता है। ठीक है जी। तो बेटा अब ये वाली सारी बात आपको आई एम श्योर कि समझ आ गई होगी, क्या बात करी मैंने। आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ ओवर हियर। तो ये बेटा देखो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो है वो एक ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के बराबर एक पॉइंट पे। अब टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन बेसिकली क्या होती है, उसका ग्रेडियंट बेसिकली कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हो सकता है 3 तरीके का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर पॉजिटिव है तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर नेगेटिव है तो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर जीरो है तो नाइदर है। तो बेटा अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो उसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो टेंजेंट और कर्व का ग्रेडियंट अगर बराबर होता है तो टेंजेंट का पॉजिटिव तो कर्व का भी पॉजिटिव, तो कर्व भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, क्योंकि उस पर जो सारे टेंजेंट बन रहे होंगे वो पॉजिटिव बन रहे होंगे। बेटा जी अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट नेगेटिव तो कर्व का तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो टेंजेंट का ग्रेडियंट अगर नेगेटिव तो कर्व का ग्रेडियंट भी नेगेटिव, तो कर्व भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन। और बेटा टेंजेंट का ग्रेडियंट अगर जीरो तो वो नाइदर है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और टेंजेंट का ग्रेडियंट अगर जीरो तो कर्व का ग्रेडियंट भी जीरो, तो कर्व भी नाइदर हो गया। फिर उसके बाद अगर टेंजेंट बेसिकली पॉजिटिव है तो एक अपवर्ड स्लोपिंग होगा, तो कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा। और बेसिकली अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। टेंजेंट का ग्रेडियंट जीरो है तो कर्व स्टेशनरी होगा। तो बेटा अगर कर्व का ग्रेडियंट जब पॉजिटिव होता है तो मतलब वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन जीरो कोई चीज़ होती है। और अगर कर्व का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो बेसिकली वो लेसर देन जीरो होता है। और कर्व का ग्रेडियंट अगर कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर जीरो होता है, कर्व अगर अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होता, तो वो उसका ग्रेडियंट जो है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है जी। अब यार इस चीज़ को ना हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफिकली ये चीज़ कैसे होती है। देखो यार बड़ी मुश्किल से ना एक क्वाड्रेटिक कर्व अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है। देखिए जी अब ना इस क्वाड्रेटिक कर्व से ही समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो बेटा देखो अगर ना ये बेसिकली क्वाड्रेटिक कर्व का क्या है, टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स जीरो है तो कर्व जो है ना यहाँ पे वो नाइदर है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ना वो इंक्रीजिंग भी नहीं है, यहाँ पे वो इंक्रीजिंग भी नहीं है, ना वो डिक्रीजिंग है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये बेसिकली आपके पास वो वाला पॉइंट है जहाँ पे बेसिकली कर्व स्टेशनरी होता है। ये स्टेशनरी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो होता है ना,
तो बेसिकली ये स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए कर्व यहाँ पे कर्व का ग्रेडियंट जो है वो 0 के बराबर है। ये बात हम सबको पता है। तो बेटा देखो, अब अगर आप इस पॉइंट से आगे कर्व का ये वाला पार्ट देखना शुरू करो तो इस वाले पार्ट पे जो भी कर्व के टेंजेंट्स बनेंगे, अब देखो मैं टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, तो इस पार्ट पे जितने भी टेंजेंट्स मैं बना रहा हूँगा, कौन से वाले पार्ट पे, येलो शेडेड पार्ट पे जितने भी मैं टेंजेंट्स बना रहा हूँगा, तो बेटा क्या मेरे सारे टेंजेंट्स इस तरह की कोई अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस होंगी? देखो मेरे जितने भी टेंजेंट्स इस पार्ट से बन रहे होंगे वो सारे टेंजेंट्स मेरे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन दे रहे होंगे मुझे। अच्छा जी, तो बेटा इस पार्ट के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो येलो शेडेड पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली माई dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो भी टेंजेंट्स का जो भी ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट अगर मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ कर्व के बराबर होता है, तो अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बेसिकली मेरे पास कोई पॉजिटिव चीज़ है तो ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी पॉजिटिव होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ कर्व अगर पॉजिटिव होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, डी वाई बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि सारे टेंजेंट्स मेरे पास अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस हैं इस पार्ट के लिए। तो फॉर दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी माई इंक्रीजिंग पार्ट। वाई? बिकॉज ऑल द टेंजेंट्स दैट आर ड्रॉन ऑन दिस पार्ट आर गोइंग टू बी अपवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट्स, और अपवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट्स बेसिकली मुझे पॉजिटिव ग्रेडियंट देते हैं। तो इसीलिए मेरे पास अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 रख रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मेरे पास एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। दिस मीन्स दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दिस इज एन इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द कर्व। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं यार, अब एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि मेरे पास लेट सपोज कि अगर मेरे पास अब एक कर्व है और उस कर्व के लिए मेरे पास वो कर्व जो है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो देखो जी, अब ये वाला जो कर्व है, अगर आप इस कर्व को देखो जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, बेटा क्या इस पार्ट पे कर्व के जितने भी मैं टेंजेंट्स बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं एक टेंजेंट यूँ ड्रॉ करता हूँ, अगर एक टेंजेंट में यूँ ड्रॉ करता हूँ, या फिर लेट सपोज एक टेंजेंट्स में यूं ड्रॉ करता हूं, तो ये सारे टेंजेंट्स जो हैं, ये क्या मेरे पास ये जितने भी टेंजेंट्स आ रहे हैं ये सारे नेगेटिव हैं। तो बेटा अगर ये सारे नेगेटिव टेंजेंट्स हैं तो इनका ये क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इनका ग्रेडियंट जो है वो सारे टेंजेंट्स का नेगेटिव है, क्योंकि ये सारे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट्स हैं। जब बेटा मेरे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट्स होंगे तो मेरे पास उनका ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बेटा इस सारे टेंजेंट्स के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव? ठीक है, तो बेटा अगर मेरा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ कर्व के, तो बेटा इस पार्ट के लिए क्या मेरा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और ग्रेडियंट ऑफ कर्व बेसिकली मेरे पास क्या नेगेटिव हो जाएगा? बेटा क्या मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और ग्रेडियंट ऑफ कर्व नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि भाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि सारे टेंजेंट्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो इसीलिए मेरा ग्रेडियंट ऑफ कर्व क्या है? वो भी नेगेटिव है। तो बेटा इसी वजह से मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा? वो भी लेसर देन 0 होगा। ठीक है जी, तो अगर वो मेरा लेसर देन 0 है तो बेटा याद रखना वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, और मैंने आपको फिर स्टार्ट पे ही समझा दिया कि बेटा ये वाले पार्ट पे वो नाइदर क्यों होगा, क्योंकि इस वाले पार्ट पे देखो यार, जो भी टेंजेंट इस वाले पार्ट से, वैसे एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि जो भी टेंजेंट इस वाले पार्ट पे बन रहा है, बेसिकली येलो से बनाते हैं, या चलो हाँ येलो से बनाते हैं, तो बेसिकली इस वाले पार्ट पे जो भी टेंजेंट बन रहे हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का ग्रेडियंट बेसिकली 0 होगा। तो कर्व का ग्रेडियंट भी मैंने बता दिया 0 होगा, और वो ये इसलिए भी, अच्छा कर्व का ग्रेडियंट यहाँ पे इसलिए भी 0 होगा क्योंकि देखो भाई ये एक स्टेशनरी पॉइंट भी है। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बातें मैंने की, मैं रिपीट कर देता हूँ अपने आप को, एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस। तो देखो भाई बेसिकली इस पॉइंट पे मेरे पास क्या होता है, इस पॉइंट पे मेरे पास एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, और अगर यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओ तो टेंजेंट भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कि ग्रेडियंट 0, अगर ग्रेडियंट 0 टेंजेंट का है तो बेसिकली कर्व का ग्रेडियंट भी 0, कर्व का ग्रेडियंट 0, तो मतलब ये स्टेशनरी पॉइंट है। दिस इज नाइदर एन इंक्रीजिंग पार्ट नॉर एन डिक्रीजिंग पार्ट। बट बेटा अगर आप इससे आगे देखो कर्व का ये वाला पार्ट,
तो यहाँ पे जितने भी टेंजेंट्स बनेंगे उनका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एक अपवर्ड स्लोपिंग टेंजेंट्स होंगे। तो बेटा अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट और ग्रेडियंट कर्व बराबर होते हैं, तो अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव तो ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी पॉजिटिव। अगर ग्रेडियंट ऑफ कर्व पॉजिटिव तो दैट इज मीन्स दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सारे टेंजेंट्स जो हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन्स बन रही हैं। फिर बेटा इस पार्ट पर आते हैं जो ग्रीन से शेडेड है। तो बेटा ग्रीन से शेडेड वाला जो पार्ट है वहाँ पे बेसिकली क्या है, वहाँ पे बेसिकली आपके पास जो है ना वो एक बात याद रखना कि यहाँ पे जो भी टेंजेंट्स बन रहे हैं वो बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस बन रही हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस का मतलब कि उनका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस होंगी। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है तो ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी नेगेटिव ही होगा, और ग्रेडियंट ऑफ कर्व अगर नेगेटिव है तो dy बाई dx आपका लेस देन 0 होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो बेटा अब ना ये वाली सारी बातें आपको समझ आ गई। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट। तो देखो भाई मैंने आपको बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर। तो देखो भाई दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सही है जी। इस टॉपिक में बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। देखो टाइप 1 जो है ना वो बेसिकली मैं आपको समझा चुका हूँ कि डिटरमाइन करना होता है। तो बेटा अगर कभी भी डिटरमाइन करने का जब क्वेश्चन होता है कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज पॉजिटिव नेगेटिव और मतलब नाइदर, बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नाइदर, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए उसके dy बाई dx को देखते हो। किसको देखते हो? हमेशा याद रखना कि आप चेक करते हो dy बाई dx को। तो अगर बेटा dy बाई dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो याद रखो बेटा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, तो मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर बेटा अगर बेसिकली आपके पास उसका dy बाई dx लेसर देन 0 है, विच मीन्स के बेटा नेगेटिव है, तो बेसिकली वो क्या है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर बेटा अगर आपके पास उसके dy बाई dx की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो मतलब वो क्या है बेटा, वो नाइदर है। नाइदर वो डिक्रीजिंग है नॉर वो इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा जो टाइप का क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें टाइप 2 में ना आपने बेसिकली क्या करना होता है, टाइप 2 में यू नीड टू सॉल्व फॉर एक्स वेयर। कहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स करना होता है बेटा? वहाँ पे सॉल्व करना होता है वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो भाई अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके लिए याद रखना कि हमें dy बाई dx को ग्रेटर देन 0 के साथ रखना होगा और फिर हमें x के लिए सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व फॉर x कर देंगे। फिर बेटा अगर वो हमसे पूछे कि वहाँ पर वेयर सॉल्व फॉर x वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, के मतलब जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बेटा उस केस में क्या करना, उस केस में आपने अपने dy बाई dx को लेस देन 0 के साथ रखना होगा और यहाँ पर आपने x के लिए सॉल्व करना होगा, लेकिन अपने dy बाई dx को, क्योंकि ग्रेडियंट से ही पता चलता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 से साथ रखोगे और x के लिए सॉल्व करोगे तो x की वो वैल्यू देंगी जहाँ पे तुम्हारा ग्रेडियंट 0 के बड़ा है, लेकिन अगर लेस देन 0 के साथ रखोगे तो लेस देन 0 का मतलब होता है ग्रेडियंट लेस देन 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो x की वो वैल्यू देंगी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जहाँ पे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। और बेटा अगर वो आपसे बोले कि x के लिए सॉल्व करो वहाँ पर जहाँ पर आपका फंक्शन नाइदर है, तो बेटा नाइदर होने का क्या मकसद होता है? नाइदर होने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे dy बाई dx बेसिकली 0 के बराबर होगा, तो आपने बेसिकली वो सारी x की वैल्यूज ढूंढनी होती हैं जहाँ पे dy बाई dx 0 के बराबर होता है, तो अपने dy बाई dx को आपने 0 के साथ रख देना होगा, ठीक है जी। तो यार लेट्स जस्ट सॉल्व अ फ्यू एग्जाम्पल क्वेश्चंस ऑफ दिस, ताकि फिर ना ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। अच्छा जी, what does the question says? The question says that find the set of values of x for which each of the following function is increasing। तो भाई फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगेन टाइप 2 का सवाल है बेटा, डिटरमाइन नहीं करना, पहले हमें x की वैल्यूज ढूंढनी है जहाँ पे बेसिकली मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग जहाँ पर है वहाँ पे मुझे x की वैल्यूज ढूंढनी है। आ जाओ जी, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा देखो f ऑफ x या फिर बेसिकली जो भी गिवन है वो बेसिकली क्या गिवन है, दैट इज गिवन एज 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। अब यार मैं इसको बेसिकली y लिख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मुझे इसकी x की वैल्यूज ढूंढनी है जहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो बेटा इसका पहले dy बाई dx निकालो। देखो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव है। ग्रेडियंट बेसिकली पॉजिटिव होने का मतलब ये है
कि ग्रेडियंट की वैल्यूज़ ग्रेटर देन जीरो हैं। तो बेसिकली मुझे सारी वो एक्स की वैल्यूज़ ढूंढनी है जहाँ पे बेसिकली मेरा ग्रेडियंट ग्रेटर देन जीरो है। तो बेटा ग्रेडियंट निकालो पहले। तो ग्रेडियंट क्या है, 4x माइनस 4। अब 4x माइनस 4 को आपने किसके बराबर रखना है, ग्रेटर देन जीरो रख देना है, क्योंकि आपको एक्स की सारी वैल्यूज ढूंढनी है जहाँ पे ग्रेडियंट ग्रेटर देन जीरो है। तो बेटा 4x माइनस 4 इक्वल टू ग्रेटर देन 4 हो जाएगा x, फिर ये हो जाएगा 4/4। सो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1 पे सारी इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, सही है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 1 it is an increasing function. Let's look at beta this second part. What does it say? It says that कि वापस y की टर्म्स में लिखो x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी बेसिकली वो बोल रहा है x की वो सारी वैल्यूज निकालो जहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो है। तो dy बाई डी एक्स को अगर आप ग्रेटर देन जीरो के साथ रखोगे और x के लिए सॉल्व करोगे तो x की वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जहाँ पे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है जी। So beta dy by dx is going to be what? It is going to be 3x square minus 24x हो जाएगा। अच्छा जी, फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर अब इसको मुझे ग्रेटर देन जीरो के इक्वेट करना है। तो बेटा ग्रेटर देन जीरो से जैसे ही इक्वेट किया मुझे पता चल गया यार ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही है। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिडिल टर्म करने से बेहतर है इसमें कॉमन ले लो। तो x माइनस 8 हो गया, कॉमन लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी x 8 के बराबर और 3x बेसिकली 0 के बराबर है। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि बेटा ये जो आंसर्स होते हैं ना ये बेसिकली आपके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के फाइनल आंसर नहीं होते, ये इंटरसेप्ट्स होते हैं। तो समझो ये x इक्वल्स टू 8 है और ये x इक्वल्स टू 0 है। तो मतलब बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के दो आंसर्स आ रहे हैं। ये क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा है बेटा 0 और एक आंसर आ रहा है बेटा 8। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, ये 0 है और ये 8 है। अब बेसिकली जिस पार्ट का मुझे आंसर चाहिए ना इसके, वो बेसिकली एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट बेसिकली ये वाला है जिनके मुझे आंसर्स चाहिए एक्स के। तो बेटा इस पार्ट के लिए सारे आंसर्स, इस पार्ट के लिए जो इस पार्ट जो बेटे ग्रेटर देन जीरो है उसके बेसिकली सारे आंसर्स लेस देन जीरो वाले ले लेने चाहिए और ग्रेटर देन 8 वाले ले लेने चाहिए। इसलिए समझाया था कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यहाँ पे आपके जो भी वो सारे आंसर्स ले लो बेटा। जब भी ग्रेटर देन जीरो की इनइक्वालिटी होती थी क्या था कि छोटे वाले इंटरसेप्ट के पीछे और बड़े वाले इंटरसेप्ट के आगे। तो छोटा वाला इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, 0 है ना, एक्स इंटरसेप्ट छोटा वाला, सही है। स्मॉलो एक्स इंटरसेप्ट ये है और बिगर एक्स इंटरसेप्ट ये है। तो बेटा छोटे वाले एक्स इंटरसेप्ट के पीछे और बड़े वाले एक्स इंटरसेप्ट के आगे, तो इट इज गोइंग टू बी एक्स लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 8। सो दीज आर द टू आंसर्स दैट आर गोइंग टू बी देयर फॉर विच दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन, सही है। क्योंकि इस ही वैल्यूज़ पे ग्रेडियंट, ये वो वैल्यूज़ कब निकालनी जब ग्रेडियंट को मैंने ग्रेटर देन जीरो रखा, तो मेरे पास ये दो एक्स के आंसर आ रहे हैं। अब देखो ग्रेडियंट को ग्रेटर देन जीरो रखने के बाद वो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व आपने किस तरह करना है, जिस तरह आप सॉल्व करते हो। अब यहाँ पे 3 मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस पहले एक्स इंटरसेप्ट निकाल लो जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास उसी तरह आते हैं जिस तरह एक इक्वेशन सॉल्व होती है क्वाड्रेटिक। यहाँ पे कॉमन लिया, एक्स की वैल्यू 8 आ रही है और एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट दिखा रहे हैं। अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे वो वैल्यू चाहिए जहाँ पे वो ग्रेटर देन जीरो है। तो इंटरसेप्ट्स के ऊपर वाला कर्व जो है वो चाहिए। तो भाई 0 से पीछे वाली सारी एक्स वैल्यूज़ के लिए वो ग्रेटर देन जीरो है और 8 के आगे वाली सारी वैल्यूज़ के लिए वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है जी। तो दैट इज ऑल हाउ यू सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ आता तो बेटा जाके क्वाड्रेटिक्स की वीडियोज़ में आपके पास वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अलग से सब टॉपिक करके समझाया हुआ है, ठीक है जी। और राइट जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखें जी क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, सही है। तो बेसिकली अब डिक्रीजिंग फंक्शन पे बेटा आपको क्या समझ आना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ आपको समझ आना चाहिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन का dy बाई डी एक्स जो होता है वो बेसिकली एक नेगेटिव होता है, क्योंकि उस पर जितने भी टेंजेंट्स बन रहे होते हैं सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहे होते हैं। तो बेटा dy बाई डी एक्स अगर लेस देन नेगेटिव है तो बेसिकली वो क्या है, वो लेस देन जीरो है। अब मुझे वो सारी x की वैल्यूज़ ढूंढनी है जहाँ पे वो डिक्रीजिंग है। तो बेसिकली dy बाई डी एक्स को मुझे लेस देन जीरो के साथ रखना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू सॉल्व फॉर x। तो बेटा देखो सारे फंक्शंस का dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो पहले इसको y के साथ लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना खास। तो बेटा इट इज़ गोइंग टू बी वॉट, इट इज़ गोइंग टू बी dy बाई डी एक्स इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू 9 माइनस 2x हो गया। अब बेटा dy बाई डी एक्स को मुझे ना लेस देन जीरो के साथ रखना है, मुझे x की क्योंकि सारी वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पे वो dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है।
तो इट इज़ गोइंग टू बी -2x -9 हो गया। अब देखो भाई ये -2 बेसिकली इधर आके क्रॉस डिवाइड होगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और -2 -9 ओवर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। तो फॉर x ग्रेटर देन 9/2 द फंक्शन इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर x ग्रेटर देन 9/2 फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर बेटा उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि अब लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। अब इस पार्ट में क्या है कि वापस वही वाली चीज़ कि इसका dy/dx लेस देन 0 है, हम मुझे सारी वहाँ पे x की वैल्यूज ढूंढनी है। सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, इट इज़ गोइंग टू बी dy/dx निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसका dy/dx ढूंढते हैं। 3x² - 6x - 9 आ गया। अब ये मुझे dy/dx लेस देन 0 है, वहाँ पे मुझे x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो dy/dx को मैंने लेस देन 0 के साथ रखना पड़ेगा, तो साथ रखा। तो अब x के लिए सॉल्व करो बेटा, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x² - 2x - 3 लेस देन 0 हो जाएगा। देन इट इज़ गोइंग टू बी x² - 3x + x -3 लेस देन 0, तो x कॉमन लिया बेटा। तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है ना, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेसिकली कैसे सॉल्व होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, पहले आपने x इंटरसेप्ट ढूंढने होते हैं। x इंटरसेप्ट वैसे ही आ जाते हैं जैसे आप समझो कि अभी यहाँ पे =2 का साइन है, ऐसे समझ लो। तो बेटा x लेस देन 3 एक आंसर आ रहा है और x लेस देन 1 -1 एक आंसर आ रहा है। मैंने हमेशा समझाया आपको कि ये बेसिकली इसके फाइनल आंसर नहीं होते, ये बेसिकली इसके इंटरसेप्ट्स होते हैं। मार्किंग स्कीम में भी ये इसी तरह लिखा हुआ होता है कि ये बेसिकली इसके इंटरसेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली कोई क्वाड्रेटिक कर्व है जो कि बेसिकली इस तरह से प्लॉट हुआ हुआ है कि उसका एक इंटरसेप्ट जो है बेटा वो -1 है, दूसरा जो है वो 3 है, ठीक है जी। ये आपको समझ आया बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने इसके फाइनल आंसर वो वाले देने जो लेस देन 0 वाले हैं। तो लेस देन 0 की x की वैल्यूज़ बतानी है आपने इसमें। तो बेटा इसका जो लेस देन 0 होगा ना, वो बेसिकली ये वाला पार्ट है कर्व का, दैट आई एम शेडिंग विद दिस ग्रीन, ठीक है जी। ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द कर्व इज लेस देन 0। तो यार देखो अब इस पार्ट ऑफ द कर्व लेस देन 0 के लिए बेसिकली x वैल्यूज़ होंगी क्या क्या, जो x वैल्यूज़ हो सकती हैं वो बेसिकली सारी ये वाली x वैल्यूज़ होंगी। अगेन दिस वॉज बेसिकली -1 एंड दिस वॉज 3, ये इंटरसेप्ट थे ना इसके, तो भाई ये वाली बेसिकली लेस देन 0 की वैल्यूज होंगी। तो भाई मैंने अभी बताया आपको, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो इसको आप कैसे लिखोगे, -1x और फिर 3, क्योंकि -1 और 3 के बीच में सारी वो x वैल्यूज़ लाया करती हैं, सारी x वैल्यूज़ वो लाया करती हैं जहाँ पे ये कर्व लेस देन 0 है। देखो -1 और 3 के बीच में वो सारी x वैल्यूज़ है जहाँ पे ये कर्व लेस देन 0 है, ठीक है जी। अब इसका शॉर्टकट भी था। शॉर्टकट क्या था भाई कि जो भी छोटा वाला इंटरसेप्ट है तो ये स्मॉलो x इंटरसेप्ट है और बेसिकली ये बिगर है। तो भाई छोटे वाले से बड़ा और बड़े वाले से छोटा, तो भाई स्मॉलो कहाँ पर आता है, स्मॉलो यहाँ पर लिखना और बिगर यहाँ पर लिख लो। तो भाई ये इसका रट्टा भी है, तो उस केस में भी हो रहा है -1x और 3, तो उस केस में भी हो रहा है। तो बेटा इन सारी वैल्यूज़ के लिए द फंक्शन इज गोइंग टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी। तो ये इस तरह से बेसिकली सॉल्व होता है, ठीक है जी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड देन वी आर गोइंग टू बी सॉल्विंग लाइक ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन अ डिफरेंट वीडियो दैट यू गाइज कैन लुक एट फॉर द प्रैक्टिस, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।